नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम पिछले लेक्चर तक जो है प्रश्न पत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आधुनिक गद्य एकांकी और व्यवहारिक हिंदी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम एकांकी के विकास को देख चुके हैं। और हमने दूसरा मुद्दा जो है एकांकी को समझने के लिए एकांकी के तत्वों को लेकर हमने चर्चा शुरू की है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एकांकी के तत्वों में आने वाला प्रमुख तत्व जो है कथा वस्तु, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। कथा वस्तु के आधार पर हमने समझ लिया कि एकांकी में कथा वस्तु कितनी अनिवार्य है और एकांकी में कथा वस्तु के बिना हम जो भी कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। इसलिए एकांकी में कथा वस्तु एक अनिवार्य तत्व है। वस्तुतः हमने एकांकी के तत्वों में मुख्यतः 3 तत्वों को देखा है। उसमें से कथा वस्तु के बारे में हमने चर्चा की है। दूसरा तत्व पात्र या चरित्र चित्रण, ये भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। और तीसरा जो है संवाद, अर्थात इन तत्वों के आधार पर हम ये बातें थोड़े समझने वाले हैं। आज हम पहला तत्व कथा वस्तु देख चुके हैं, तो दूसरा तत्व शुरू करने जा रहे हैं। एकांकी का दूसरा तत्व है पात्र योजना या चरित्र चित्रण, या एकांकी में होने वाले पात्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसको लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, पात्र जो होते हैं तथा या चरित्र चित्रण जो या उस एकांकी में अभिनय करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एकांकी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहां पे निभाते हैं। एकांकी के विकास को तथा उसके स्थान को विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचाने का काम जो है ये पात्र करते हैं। तो इसलिए कथा वस्तु के तुलना में पात्र भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने की कथा वस्तु है। तो इसलिए पात्रों का स्थान अथवा महत्व जो है कथा वस्तु के समान ही है। पात्रों द्वारा ही कथा वस्तु का उद्घाटन तथा विकास होता है। मतलब उस एकांकी में आने वाले जितने भी पात्र हैं उनकी बदौलत ही उस एकांकी की शुरुआत होती है और उसका विकास भी जो है पात्रों के माध्यम से वहां पे होता है। एकांकी में प्रस्तुत होने वाला चरित्र चित्रण, उनके मानसिक और वैचारिक संघर्ष, उनकी गति एकांकी को स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ाती है। अर्थात एकांकी में जो भी पात्र आते हैं उन पात्रों की जो भी मानसिक या वैचारिक संघर्ष की जो स्थिति वहां पे दिखाई जाती है, उनके द्वारा बोले जाने वाले जो संवाद है, यही संवाद जो है एकांकी को एक गति प्रदान करते हैं। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक जो है बिना रुके एकांकी जो है इन पात्रों के माध्यम से वहां पे चल रही होती है। नाटक की तुलना में एकांकी का स्वरूप सीमित होता है। अर्थात नाटक बहुत बड़ा हो सकता है, 3-4 अंकों का हो सकता है, लेकिन एकांकी जो है सीमित होती है, एक ही अंक की होती है। इसलिए उसका स्वरूप जो है छोटा होता है। इसमें अधिक पात्रों की गुंजाइश नहीं होती। अर्थात एकांकी में गिने चुने पात्र होते हैं, 4-5 ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभार 1-2 पात्रों से भी एकांकी वहां पे संपन्न हो जाती है। अर्थात नाटक की तुलना में अगर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तब वहां पे नाटक की तुलना में एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, उसका समय या उसकी अवधि जो है वो भी कम होती है। इसलिए इसका स्वरूप जो है छोटा होता है, पात्रों की संख्या कम होती है। सीमित पात्रों के बीच ही कथा वस्तु का उद्घाटन एवं संयोजन किया जाता है। मतलब गिने चुने जितने भी पात्र उस एकांकी में आ जाते हैं उनके माध्यम से ही इस एकांकी को प्रारंभ उसका किया जाता है, उसकी शुरुआत की जाती है और वो एकांकी जो है संवादों के माध्यम से उन पात्रों के जरिए आगे बढ़ती है। चरित्र प्रधान एकांकी तो मात्र 1 या 2 पात्रों की होती है। अर्थात इसमें भी एकांकी के कुछ हम प्रकार देख सकते हैं। जिस एकांकी में चरित्र का निर्माण किया जा रहा है, किसी चरित्र को लेकर वहां पे एकांकी प्रस्तुत हो रही है, तो उस एकांकी में 1 या 2 पात्र भी वहां पे काफी हो जाते हैं और उसमें एकांकी वहां पे प्रस्तुत की जाती है। परिस्थिति अथवा संवेदना प्रदान एकांकी भी 4-5 पात्रों के बीच संपन्न की जाती है। अर्थात किसी परिस्थिति को लेकर
किसी संवेदना को लेकर अगर कोई एकांकी का विषय वहां पे लिखा जा रहा है या प्रस्तुत हो रहा है, तो वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा 4-5 पात्रों के बीच में ये एकांकी वहां पे संपन्न हो जाती है। किसी भी पात्र का संपूर्ण चित्रण तो एकांकी में संभव नहीं होता, अर्थात एकांकी में प्रस्तुत होने वाले जो पात्र होते हैं उनका संपूर्ण चित्रण वहां पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि समय की सीमा होती है, निर्धारित समय होता है, और निर्धारित समय में किसी भी एक चरित्र को संपूर्ण रूप से उद्घाटित करना संभव नहीं होता। लेकिन ये सभी चरित्र जो है कथा वस्तु के विषय को या मुख्य विषय को जो है सहायक रूप में वहां पे अपने चारित्रिक विशेषताओं को वहां पे दर्शाते हैं। और इस वजह से होता यह है कि पात्र का संपूर्ण चित्रण तो एकांकी में संभव नहीं होता, किंतु उसके खंड चित्र को इतना तेज बनाया जाता है कि वह संपूर्णता का प्रभाव छोड़ता है। लेकिन प्रस्तुति और उसके प्रस्तुति का ढंग या कह लीजिएगा या उसकी भाषा शैली या उसके संवाद जो है उसके माध्यम से एकांकी में भले ही कोई किसी चरित्र का संपूर्ण वहां पे प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके चारित्रिक विशेषताओं को या उसके संपूर्ण चरित्र को उसके संवादों के माध्यम से, उस कथावस्तु के माध्यम से वहां पे खंड चित्र के रूप में वहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। अर्थात भले ही वो चरित्र पूर्ण रूप से उद्घाटित वहां पे नहीं होता है, लेकिन दर्शक जो है आगे संपन्न होने वाले घटनाओं के आधार पर उस चरित्र के बारे में जानकारी या अंदाज लगाते हैं। तो इस तरह से कम समय में कम व्यवस्था के भीतर किसी चरित्र का उद्घाटन जो है उस एकांकी में होता है। नाटक की तरह एकांकी में प्रायः एक मुख्य पात्र और अन्य सहयोगी पात्र होते हैं। जिस प्रकार नाटक में भी एक मुख्य पात्र होता है और बाकी जो होते हैं उसके सहायक या सहयोगी पात्र होते हैं। सहयोगी पात्र जहां एक और एकांकी की प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये मुख्य पात्र की अभिव्यक्ति के माध्यम भी बनते हैं। अर्थात जिस प्रकार नाटक में जो व्यवस्था पात्रों की होती है, लगभग वही व्यवस्था जो है एकांकी में भी होती है। सहायक पात्र मुख्य पात्र, सहायक पात्र मुख्य पात्रों के लिए वहां पे एकांकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सहयोगी पात्र जहां एक और एकांकी की प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं, वहां दूसरी ओर ये मुख्य पात्र की अभिव्यक्ति के माध्यम भी बनते हैं। इन पात्रों द्वारा दर्शकों को नाटक के कार्य व्यापार या एकांकी के कार्य व्यापार अन्य घटनाओं की सूचना मिलती रहती है। मतलब अन्य जो सहयोगी पात्र होते हैं इनका उपस्थित होना या उनका इस एकांकी में आना, उसकी वजह से दर्शकों को यह पता चलता है कि संबंधित पात्र कौन है, उसकी भूमिका क्या है। एकांकी लेखक का दायित्व है कि वह ऐसे पात्रों का चयन करे जिनके साथ दर्शक अथवा पाठक का सहज तादात्म्य हो सके। अर्थात एकांकीकार जो होते हैं, एकांकी लिखने वाले, उनका एक दायित्व होता है कि वो सहयोगी पात्र जो है कुछ ऐसे ही वहां पे लाए जो सहज रूप से दर्शक जो है उस सहयोगी पात्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। सामान्यतः वे ही पात्र स्मरणीय होते हैं जिनमें मौलिकता, नवीनता और वह वैचारिकता की प्रखरता होती है। अर्थात देखिएगा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक हीरो होता है और हीरो के साथ उसके दोस्त वगैरह जो है वो सहायक पात्र की भूमिका निभाते हैं। नाटक या एकांकी में भी लगभग वही स्थिति है कि कोई एक मालिक दिखाया जाता है या कोई एक प्रमुख पात्र होता है तो उसका नौकर दिखाया जाना या उसका गाड़ी का ड्राइवर दिखाया जाना, ये भी एक प्रकार से सहायक पात्र की वहां पे योजना है। तो इस प्रकार से सहायक पात्र कुछ इस तरह से वहां पे लाए जाने चाहिए जो सहज रूप से दर्शकों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। तादात्म्य माने कि दर्शक तुरंत जो है उस व्यक्ति के साथ जुड़ सके कि ये व्यक्ति कौन है या इस एकांकी में क्या भूमिका निभा रहा है, ये अपने आप वहां पे समझ में आ जाए। सामान्यतः वही पात्र स्मरणीय होते हैं जिनमें मौलिकता, नवीनता और वैचारिकता की प्रखरता होती है। मतलब वे पात्र दर्शकों के दिमाग में रहते हैं कि जिनमें कुछ तो नवीनता है, कुछ तो मौलिकता है, और वो मुख्य रूप से प्रखरता के साथ वो सामने आता है। पात्रों के चरित्र चित्रण हेतु एकांकी लेखक के विस्तृत निर्देश अनिवार्य होते हैं, नहीं होते। अर्थात पात्रों के चरित्र चित्रण हेतु एकांकी लेखक के विस्तृत निर्देश अनिवार्य नहीं होते, क्योंकि दर्शक पात्रों को
उनके संवादों द्वारा स्वयं पहचानता और परिभाषित करता है। नाटक में क्या होता है देखिएगा कि जब नाटक मंच पर खेला जाता है तो नाटककार के तरफ से बहुत सारे दिशा निर्देश वहां पे दिए जाते हैं कि वो पात्र क्या करने वाला है, किस अवस्था में है, दुखी है या आनंदी है। अर्थात ये जो दिशा निर्देश है लगभग यहाँ पे एकांकी में न के बराबर होते हैं, क्योंकि वह पात्र उस एकांकी में जो भूमिका निभाता है उस भूमिका से ही दर्शकगण जो है उस पात्रों की स्थिति समझते हैं। अर्थात ये बात जो है नाटक की तुलना में थोड़ी सी अलग आ जाती है, क्योंकि एकांकीकार वहां पे ज्यादा दिशा निर्देश नहीं करता और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि पात्र जो भी कुछ वहां पे संवाद या कुछ प्रकार का अभिनय वहां पे कर रहा होता है उस अभिनय के माध्यम से ही दर्शकगण जो है भली भांति उसको समझ लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं और उसकी भूमिका के बारे में वहां पे अंदाजा लगाते हैं। विस्तृत रंग निर्देश की कल्पनाशीलता पर आघात करते हैं। अर्थात एकांकी में अगर कोई बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो वहां पे उसकी कल्पनाशीलता पर आघात हम कर सकते हैं कि उसको सीमाबद्ध कर सकते हैं कि एकांकीकार अगर बहुत सारे दिशा निर्देश वहां पे दे रहा होता है तब समझ लीजिएगा कि वो जो दिग्दर्शक होता है या उसको प्रस्तुत करने वाला जो मुख्य व्यक्ति होता है उसकी कल्पनाशीलता पर हम कहीं ना कहीं आघात पहुंचाते हैं या उसकी कल्पना को हम बांध लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। तो पात्रों की सफलता का सीधा संबंध कथा वस्तु की सशक्तता से है। मतलब एकांकी में आने वाले पात्रों की सफलता जो है मुख्यतः कथा वस्तु की सशक्तशीलता से है। मतलब क्या है कि कथा वस्तु जितनी प्रभावी है, कथा वस्तु जितनी विषय के साथ या समकालीन विषय को लेकर बढ़ रही होती है, वह कथा वस्तु उन पात्रों में जान डाल देती है और वही पात्र जो है दर्शकों के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। अर्थात कथा वस्तु पात्रों के संयोजन में या पात्रों की प्रस्तुति में महत्वपूर्ण है। यदि कथा वस्तु सशक्त है, संवाद प्रभावशाली है तो कोई कारण नहीं कि पात्र अविस्मरणीय सिद्ध न हो सके। अर्थात ये एक प्रकार से एक सूत्र है, समझ लीजिएगा। कथा वस्तु अगर प्रभावशाली है तो संवाद भी उसके साथ उतने ही प्रभावशाली है। तो समझ लीजिएगा कि इसमें दो राय नहीं है कि वो पात्र जो है दर्शकों के दिलो दिमाग पर वो छा जाता है। अर्थात कथा वस्तु जितनी सशक्त, पात्र उतना सशक्त और उसके द्वारा बोले जाने वाले संवाद भी जो है उतने सशक्त अगर वहां पे बन जाते हैं तो मान लीजिएगा कि वो एकांकी जो है सफलता के चरमोत्कर्ष तक वहां पे पहुंच जाती है और पाठक जो या दर्शकगण जो है उस एकांकी को अपने सर पर ले लेते हैं। अर्थात मुझे बताना यह है कि ये सभी स्थितियां जो है हम जब देख रहे हैं एकांकी तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कथा वस्तु से संबंधित ही वो बातें वहां पे लगभग आ रही है। तो समझ लीजिएगा कि एकांकी में कथा वस्तु की भूमिका कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है। और उस कथा वस्तु की तुलना में अगर पात्रों की बात की जाए तो पात्र भी लगभग एक प्रकार से उस कथा वस्तु पर निर्भर दिखाई देते हैं। कथा वस्तु अगर सशक्त है, उस कथा वस्तु का वर्ण विषय या प्रस्तुत विषय जो है एकदम प्रभावशाली है, तो मान लीजिएगा पात्रों की प्रभावात्मकता में वहां पे बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है और इस प्रकार से वो एकांकी जो है एक प्रकार से सफल एकांकी वहां पे बन जाती है और प्रभावशाली ढंग से वहां पे संवाद प्रस्तुत होने के कारण वह एकांकी एक प्रकार से अजरामर एकांकी बन सकती है, प्रसिद्ध एकांकी बन सकती है। तो इस तरह से कथा वस्तु के साथ साथ पात्रों का होना भी कितना बेहद महत्वपूर्ण है, ये बात हमने इस तत्वों के माध्यम से समझ ली है। तो मुझे लगता है कि दो हमने तत्व देखे, कथा वस्तु और पात्र। अगले लेक्चर में एकांकी का महत्वपूर्ण तीसरा तत्व जो है संवाद को लेकर हम चर्चा करेंगे। बाकी जो सहायक तत्व है उसकी चर्चा उसी के साथ हम जोड़कर करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस एकांकी के तत्व को मध्य को जो है हम वहां पे आसानी से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एकांकी का अगला तत्व संवाद को लेकर, और वो संवाद जो है एकांकी में कितना महत्वपूर्ण है ये बातें अगले लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।